हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दिशार जीकेजीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, हम आपको आरआरबी, एएलपी, सीबीटी 2 एग्जाम के लिए यूथ की ये जो बुक है एक्सप्रेस लाइन, इसके प्रैक्टिस सेट का सॉल्यूशन करवा रहे हैं। जिसमें दोस्तों आज हम आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 13 करवाने वाले हैं विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में। इसके पहले दोस्तों हमने 12 सेट आपको करवा दिया है और सभी की प्लेलिस्ट हमने आपके लिए बना दी है। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट हमने आपके लिए बना दी है, आप वहां जाके सारी वीडियोस देख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए, क्लास के अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन और देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 13 के क्वेश्चन विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में। पहला क्वेश्चन दोस्तों, वन्य जैव विविधता संस्थान आईएफबी डैश में स्थित है। दोस्तों, वन्य जैव विविधता संस्थान आईएफबी जो है ना, ये हैदराबाद में स्थित है। कहाँ पे? हैदराबाद में। दोस्तों, वन्य जैव विविधता संस्थान आईएफबी की स्थापना सन 1997 में हैदराबाद में हुई थी। यह जैव विविधता से संबंधित एक अनुसंधान संस्थान है। भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत क्या करता है? कार्य करता है। भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद जो है, ये पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत क्या करता है? कार्य करता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 14 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से आगे बढ़ रही है। वस्तु में निहित गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। दोस्तों, हमको गतिज ऊर्जा बताना है और हमको क्या दिया गया है? द्रव्यमान का मान दिया गया है 14 किलोग्राम और वेग दिया गया है हमको 5 मीटर प्रति सेकंड। हम जानते हैं गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? 1/2 mv² के। क्या होता है? 1/2 mv² के। तो क्या करेंगे हम? 1/2 m का मान कितना दिया गया है दोस्तों? हमको यहाँ दिया गया है 14 और v का मान कितना दिया गया है? 5। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। ठीक है, 2 से काट देंगे 7 बार में, 2 सात 14, 25 साते कितना हो जाएगा? 25 साते 175। तो 175 जूल ऑप्शन नंबर डी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं होती है? तो लुढ़कता हुआ पत्थर, इसमें गतिज ऊर्जा है। गिरता हुआ नारियल, इसमें गतिज ऊर्जा है। उठा हुआ हथौड़ा, नहीं दोस्तों, उठा हुआ हथौड़ा जो है इसमें गतिज ऊर्जा नहीं है। गतिमान कार की बात करें तो इसमें भी गतिज ऊर्जा है। दोस्तों, गतिज ऊर्जा की बात करें तो गतिज ऊर्जा वह ऊर्जा होती है जो किसी वस्तु के गति के कारण होती है। जैसे लुढ़कते पत्थर की ऊर्जा हो गई, गिरते हुए नारियल की ऊर्जा हो गई, गतिमान पिंड की ऊर्जा हो गई। ये सभी किसके उदाहरण हैं? तो गतिज ऊर्जा के उदाहरण है। उठे हुए हथौड़े में दोस्तों स्थितिज ऊर्जा होती है। दोस्तों, स्थितिज ऊर्जा किसी वस्तु की विशेष स्थिति के कारण होती है। और यांत्रिक ऊर्जा किसका योग होती है? तो यांत्रिक ऊर्जा जो होती है गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा का योग होती है यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। इनमें से किस वस्तु के पास गतिज ऊर्जा नहीं होती? तो दोस्तों बताइए। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर किसका? बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें गतिज ऊर्जा नहीं होती है। सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ऑक्सीजन के अभाव में उच्च तापमानों पर जैविक वस्तुओं के ऊष्मीय रासायनिक अपघटन को डैश कहते हैं। दोस्तों, ऑक्सीजन के अभाव में उच्च तापमानों पर जैविक वस्तुओं के ऊष्मीय रासायनिक अपघटन को हम बोलते हैं पायरोलिसिस। क्या बोलते हैं? पायरोलिसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पायरोलिसिस। ऑप्शन नंबर ए वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑक्सीजन के अभाव में उच्च तापमानों पर जैविक वस्तुओं के ऊष्मीय रासायनिक अपघटन को ताप विघटन, पायरोलिसिस कहते हैं। प्लास्टिक, सैनिटरी अपशिष्ट आदि से बने पॉलीमर कचरे को इस प्रक्रिया के माध्यम से निपटाया जाता है। दोस्तों, प्लास्टिक, सैनिटरी अपशिष्ट आदि से बने पॉलीमर कचरे को इस प्रक्रिया के माध्यम से निपटाया जाता है। कौन सी प्रक्रिया के माध्यम से? ताप विघटन प्रक्रिया के माध्यम से। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। समुद्र तल पर पर्यावरणीय दाब डैश एटीएम होता है। दोस्तों, समुद्र तल पर पर्यावरणीय दाब जो होता है ये होता है 1 एटीएम। क्या होता है? 1 एटीएम होता है। वायुमंडलीय दाब पृथ्वी के वायुमंडल में किसी सतह की 1 इकाई क्षेत्रफल पर उससे ऊपर की हवा के वजन द्वारा लगाया गया बल है। समुद्र तल पर पर्यावरणीय दाब जो होता है 1 एटीएम होता है। क्या होता है? 1 एटीएम। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। पैरों की सुरक्षा के लिए पहनते हैं, तो पैरों की सुरक्षा के लिए हम क्या पहनते हैं दोस्तों? तो पैरों की सुरक्षा के लिए हम लेदर शू का प्रयोग करते हैं। किसका? लेदर शू का। तो ऑप्शन नंबर सी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित नेटवर्क टोपोलॉजी में किसकी संचरण गति उच्चतम होती है?
तो संचरण गति जिसकी उच्चतम होती है दोस्तों वो है हमारा लैन। क्या है? लैन की जो संचरण गति होती है ये उच्चतम होती है। लैन का फुल फॉर्म क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क जो है लैन का फुल फॉर्म है। नेटवर्किंग टोपोलॉजी का प्रयोग कम एरिया मतलब 1 से 1.5 किलोमीटर तक इसका प्रयोग हम करते हैं। किसका? लेन का। और लेन से जुड़े कंप्यूटरों के बीच गति कैसी होती है? उच्चतम होती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। कोई वस्तु सतत चाल से गति करती है जब इस पर कोई डैश ना लग रहा हो। दोस्तों कोई भी वस्तु सतत चाल से गति करती है जब इस पर क्या नहीं लग रहा हो? बल नहीं लग रहा हो तो। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों कोई वस्तु सतत चाल से गति करती है जब उस पर कोई बाह्य बल ना लग रहा हो। बल एक सदिश राशि है और इसका एसआई यूनिट क्या होता है? तो न्यूटन होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा प्रकृति में कभी अकेले नहीं होता है? तो कौन सा है जो प्रकृति में कभी भी अकेले नहीं होता? तो बल जो है दोस्तों ये प्रकृति में कभी भी अकेले नहीं होता। बल एक ऐसी सदिश राशि है जो कि प्रकृति में कभी भी अकेले नहीं पाई जाती, अर्थात यह संयुक्त अवस्था में पाई जाती है। जैसे एक वस्तु द्वारा किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाया जा सकता है, अर्थात सम वस्तुओं पर पृथ्वी अपने गुरुत्व के कारण गुरुत्वीय बल F बराबर mg लगाती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। जिसमें सभी नोड्स, कार्यस्थल और अन्य डिवाइस सीधे एक सामान्य केंद्रीय कंप्यूटर से जुड़े हो वह लोकल एरिया नेटवर्क क्या कहलाता है? तो दोस्तों जिसमें सभी नोड्स, कार्यस्थल और अन्य डिवाइस सीधे एक सामान्य केंद्रीय कंप्यूटर से जुड़े होते हैं वह लोकल एरिया नेटवर्क जो है ये कहलाता है हमारा स्टार। क्या कहलाता है? स्टार कहलाता है। जिसमें सभी नोड्स, कार्यस्थल और अन्य डिवाइस सीधे एक सामान्य कंप्यूटर से जुड़े होते हैं लोकल एरिया नेटवर्क स्टार कहलाता है। स्टार को होस्ट नोड या केंद्रीय हब का दर्जा दिया जाता है। इसमें विभिन्न नोड या टर्मिनल आपस में सीधा ना जुड़ करके होस्ट कंप्यूटर द्वारा संपर्क स्थापित करते हैं। इसमें जो है नोड या टर्मिनल जो है आपस में सीधा नहीं जुड़ के क्या करते हैं? होस्ट कंप्यूटर द्वारा संपर्क स्थापित करते हैं। बस की बात करें तो बस क्या होता है? तो इसमें एक केबल जिसे ट्रांसमिशन लाइन कहते हैं से सभी कंप्यूटर जुड़े होते हैं, इसे हम बोलते हैं बस। रिंग की बात करें तो रिंग सभी नोड एक दूसरे से रिंग या लूप में जुड़े होते हैं, रिंग कहलाता है। और वर्टिकल का बात करें तो सीधे नोड से जुड़ना वर्टिकल कहलाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। रेड पांडा विंटर कार्निवाल कहाँ मनाया जाता है? दोस्तों रेड पांडा विंटर कार्निवाल जो है ये सिक्किम में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? सिक्किम में। रेड पांडा विंटर कार्निवाल सिक्किम में मनाया जाता है। लाल पांडा एलुरस फुलजेंस वंश का एकमात्र जीवित सदस्य है। लाल पांडा को IUCN की रेड लिस्ट में रखा गया है। IUCN की रेड लिस्ट मतलब संकटग्रस्त जीव में रखा गया है किसको? लाल पांडा को। इसका मुख्य भोजन बांस की पत्तियां है। यह सिक्किम राज्य का क्या है? पशु है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक कार का वेग 10 सेकंड में 18 किलोमीटर प्रति घंटे से 72 किलोमीटर प्रति घंटे तक समान रूप से बढ़ता है। कार के त्वरण की गणना करें। दोस्तों हमको त्वरण बताना है। तो त्वरण क्या होता है दोस्तों? हमने बताया था आपको त्वरण A बराबर होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग डिवाइडेड बाई समय के। अब देखिए दोस्तों यहाँ किलोमीटर प्रति घंटे में दी गई है हमको और हमको आंसर देना है मीटर प्रति सेकंड में। क्या हमें देना है? मीटर प्रति सेकंड में। तो पहले एक काम करते हैं, हम त्वरण निकाल लेते हैं। तो त्वरण क्या होगा? अंतिम वेग कितना है? 72, प्रारंभिक वेग कितना है? 18 और समय कितना है? 10 है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 12 में से 8 गए तो यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ बचेगा 6, 6 में से गए 5, 54/10। अब ये तो किलोमीटर प्रति घंटे में है तो इसको क्या करेंगे? मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 18 तिया 54, 3 5 15, तो 15/10 आ गया। तो कितने अंक के बाद दशमलव लग जाएगा? एक अंक के बाद। तो 1.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर इसका त्वरण निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला। क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 30 किलोग्राम द्रव्यमान के एक लोहे के गोले का व्यास 10.5 किलोग्राम द्रव्यमान के एक एल्यूमिनियम के गोले के व्यास के बराबर है। दोनों गोलों को एक साथ खड़ी चट्टान से गिराया जाता है। जब वे भूमि से 10 मीटर की दूरी पर हो तो उनका डैश समान होगा। दोस्तों जब वे भूमि से 10 मीटर की दूरी पर तो उनका क्या समान होगा? तो उनका त्वरण क्या होगा? समान होगा। क्या होगा? त्वरण समान होगा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 30 किलोग्राम द्रव्यमान के एक लोहे के गोले का व्यास 10.5 किलोग्राम द्रव्यमान के एक एल्यूमिनियम के गोले के व्यास के बराबर है। तो दोनों गोलों को एक साथ खड़ी चट्टान से गिराया जाता है। जब वे भूमि से 10 मीटर की दूरी पर हो तो उनका क्या समान होगा? त्वरण समान होगा। क्या समान होगा? त्वरण समान होगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन।
कंप्यूटर और कीबोर्ड के बीच संचारण में डैश ट्रांसमिशन शामिल होता है। दोस्तों कंप्यूटर और कीबोर्ड के बीच संचारण में कौन सा ट्रांसमिशन शामिल होता है? तो ये होता है सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन। कौन सा? सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन शामिल होता है कंप्यूटर और कीबोर्ड के बीच संचारण में। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। इनमें से कौन सा क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा नेटवर्क है? तो क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा नेटवर्क है दोस्तों हमारा इंटरनेट। कौन सा? इंटरनेट। इंटरनेट सूचना तकनीक की सबसे अधिक आधुनिक प्रणाली है। इसे विभिन्न कंप्यूटर नेटवर्कों का एक विश्व स्तरीय समूह भी कहा जा सकता है। इस नेटवर्क में हजारों लाखों कंप्यूटर एक दूसरे से कैसे हो सकते हैं? जुड़ सकते हैं। तो सबसे क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा नेटवर्क है इंटरनेट। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। इनमें से कौन सा एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है जो मानव निर्मित है? तो दोस्तों कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र जो मानव निर्मित है वो है हमारा फसली खेत। फसली खेत जो है ये मानव निर्मित कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है। दोस्तों फसली खेत एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है जो मानव निर्मित है, जबकि वन, तालाब तथा झील प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है। पारिस्थितिक तंत्र एक ऐसा भौगोलिक क्षेत्र है जहां पौधे, जानवर और अन्य जीव इसके साथ मौसम व परिदृश्य जीवन बनाने के लिए काम करते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। कंप्यूटर के लिए बीट डैश का पोर्टमेंट है। तो दोस्तों कंप्यूटर के लिए बीट डैश का पोर्टमेंटू है। तो दोस्तों ये है हमारा बाइनरी डिजिट का। किसका? बाइनरी डिजिट का। बीट जो है ये बाइनरी डिजिट का पोर्टमेंटू है। दोस्तों कंप्यूटर के लिए बीट जो है बाइनरी डिजिट का पोर्टमेंटू है। बाइनरी संख्या पद्धति में इन दो अंकों 0 और 1 को बाइनरी डिजिट या संक्षेप में बीट कहते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। इनमें से कौन सी इकाई कंप्यूटर में डाटा स्टोरेज की सबसे छोटी इकाई है? दोस्तों कौन सी इकाई है जो कंप्यूटर में डाटा स्टोरेज की सबसे छोटी इकाई है? तो ये है हमारी 1 मेगाबाइट। मेगाबाइट जो है ये कंप्यूटर में डाटा स्टोरेज की सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 10 वोल्ट विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 4 कूलाम के चार्ज को स्थानांतरित करने में कितना काम किया जा सकता है? दोस्तों हमको विभवांतर कितना दिया गया है? 10 वोल्ट दिया गया है और आवेश कितना दिया गया है? 4 कूलाम दिया गया है। और हम जानते हैं विभवांतर V बराबर क्या होता है? W अपॉन में Q के होता है। विभवांतर V बराबर क्या होता है? W अपॉन में Q के मतलब कार्य बटे आवेश के होता है। अब हमको विभवांतर कितना दिया है दोस्तों? ये दिया गया 10 वोल्ट। कार्य हमको निकालना है दोस्तों और आवेश कितना है? 4 कूलाम है। तो इसका जब आपस में मल्टीप्लाई होगा तो कार्य कितना निकल के आ जाएगा हमारा? 40 जूल निकल के आ जाएगा। कितना? 40 जूल। तो ऑप्शन नंबर सी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 11 वोल्ट विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 4 कूलाम के चार्ज को प्रभावित करने में कितना काम किया जा सकता है? वही फॉर्मूला दोस्तों। विभवांतर V बराबर क्या होता है? कार्य बटे आवेश के होता है। क्या होता है? कार्य बटे आवेश के। विभवांतर कितना है? 11 है। कार्य हमको निकालना है और आवेश कितना है? 4 है। तो 11 से 44 तो 44 जूल ऑप्शन नंबर सी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ड्राइंग में विभिन्न रेखाएं खींचने के लिए कई ग्रेड की पेंसिल प्रयोग की जाती है। निर्माण रेखाएं कंस्ट्रक्शन लाइंस खींचने के लिए निम्न ग्रेड उचित होता है। दोस्तों कंस्ट्रक्शन लाइंस खींचने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो 2H या 3H पेंसिल का उपयोग करते हैं हम निर्माण रेखाएं कंस्ट्रक्शन लाइन खींचने के लिए। दोस्तों 2H या 3H पेंसिल का प्रयोग निर्माण रेखाएं खींचने में किया जाता है। इस प्रकार की पेंसिल का प्रयोग वस्तु रेखा, केंद्र रेखा तथा कर्तन रेखा खींचने के लिए भी किया जाता है। इसका प्रयोग जो है दोस्तों वस्तु रेखा खींचने के लिए भी करते हैं, केंद्र रेखा खींचने के लिए भी करते हैं और कर्तन रेखा खींचने के लिए भी हम किसका प्रयोग करते हैं? 2H या 3H पेंसिल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रत्यावर्ती धारा के संबंध में इनमें से कौन सा सही है? दोस्तों प्रत्यावर्ती धारा मतलब अल्टरनेटिंग करंट के बारे में सही संबंध हमको बताना है। दोस्तों प्रत्यावर्ती धारा में जो है धारा की दिशा तथा परिमाण समय के साथ परिवर्तित होते रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी वाला ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों प्रत्यावर्ती धारा ऐसी धारा है जो समय के नियमित अंतराल पर अपने परिमाण और दिशा को बदलती रहती है। अर्थात धारा की दिशा तथा परिमाण समय के साथ परिवर्तित होते रहते हैं। यह धारा आवर्त रूप में पहले एक दिशा में शून्य से अधिकतम व अधिकतम से शून्य तथा पुनः विपरीत दिशा में शून्य से अधिकतम व अधिकतम से शून्य हो जाती है। ऐसी होती ना दोस्तों हमारी अल्टरनेटिव करंट, शून्य से अधिकतम, फिर अधिकतम से शून्य, फिर शून्य से अधिकतम, फिर अधिकतम से शून्य, ऐसी यही बोलने का कहते हैं। और ये इसे ही हम क्या बोलते हैं? प्रत्यावर्ती धारा का एक चक्र कहते हैं। ठीक है, तो ये होती है हमारी प्रत्यावर्ती धारा ऐसी। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
एक इलेक्ट्रिक उपकरण के टर्मिनलों के बीच 3 मेगा वोल्ट का वोल्टेज होने पर उससे होकर 15 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। इस उपकरण का प्रतिरोध क्या होगा? इस उपकरण का क्या पूछा है दोस्तों? हमको प्रतिरोध पूछा है। और हम जानते हैं V बराबर क्या होता है? आई आर के होता है। आई आर के होता है कि नहीं होता है? तो R बराबर क्या हो जाएगा? R बराबर V अपॉन में I हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। V का मान कितना है दोस्तों? हमको ये दिया गया है 3 मेगा वोल्ट। V का मान कितना है? 3 मेगा वोल्ट है। I का मान कितना है? 15 मिली एम्पियर है। कितना है? 15 मिली एम्पियर। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 से काट देंगे 5 बार में, 5 से भाग देंगे कितनी बार में जाएगा? 0.2 मेगा ओम। कितना? 0.2 मेगा ओम। ऑप्शन नंबर बी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? देखते हैं अगला क्वेश्चन। नीचे एक अभिकथन ए और एक कारण आर दिया गया है। अभिकथन ए है दोस्तों, भारत में स्मार्टफोन उपयोगकर्ताओं की संख्या में तेजी से वृद्धि होती हुई दिख रही है। कारण है उत्तम 3G और 4G कवरेज सस्ती कीमत के साथ है। तो हमको बताना है कि जो कथन है वो सही है या गलत है। दोस्तों इसमें ए और आर दोनों सही है और आर ए की उचित व्याख्या करता है। दोस्तों देखिए, भारत में स्मार्टफोन उपयोगकर्ताओं की संख्या में तेजी से वृद्धि होती हुई दिख रही है। इसका कारण क्या है? उत्तम 3G और 4G कवरेज सस्ती कीमत के साथ उपलब्ध है, इस वजह से। अब तो 5G आ गया है, कुछ दिनों में 6G आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों भारत में स्मार्टफोन उपयोगकर्ताओं की संख्या में तेजी से वृद्धि होती हुई दिख रही है। इसका एक मुख्य कारण 3G 4G सुविधा उपलब्ध कराने वाली कंपनियों द्वारा डाटा को सस्ता करना। वर्तमान में रिलायंस, जियो, वोडाफोन, एयरटेल जैसी कंपनियां एक दिन में 1.5 GB डेटा का प्रयोग करने की सुविधा दे रही है। दे रही कि नहीं दे रही है? अब तो 2 GB भी दे रही है, 2.5 GB भी दे रही है ना? ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस भारतीय राज्य को संपूर्ण डिजिटल राज्य घोषित किया गया है? तो दोस्तों वह राज्य जिसे संपूर्ण डिजिटल राज्य घोषित किया गया है वो है हमारा केरल राज्य। कौन सा राज्य? केरल राज्य। केरल को पूर्णतः डिजिटल राज्य घोषित किया गया है। डिजिटल इंडिया सरकारी विभागों एवं जनता को एक दूसरे के पास लाने की भारत सरकार की एक पहल है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बिना कागज के इस्तेमाल के सरकारी सेवा इलेक्ट्रॉनिक रूप से जनता तक पहुंच सके। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। वह बिंदु जिस पर कोई रेखा ऊर्ध्वाधर तल को काटती है, यदि उसे आगे बढ़ाया जाए तो यह कहलाता है। तो दोस्तों वह बिंदु जिस पर कोई रेखा ऊर्ध्वाधर तल को काटती है, यदि उसे आगे बढ़ाया जाए तो ये क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है हमारा ऊर्ध्वाधर अनुरेख। क्या कहलाता है? ऊर्ध्वाधर अनुरेख, वर्टिकल ट्रेस कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्टिकल ट्रेस। VT से हम बोलते हैं। दोस्तों वह बिंदु जिस पर रेखा ऊर्ध्वाधर तल को काटती है, यदि इसे आगे बढ़ाया जाए तो यह ऊर्ध्वाधर अनुरेख VT कहलाता है, वर्टिकल ट्रेस। यदि HP मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन को रेखा काटे और इसे आगे बढ़ाया जाए तो क्षैतिज अनुरेख प्राप्त होता है। मतलब क्या प्राप्त होता है? हॉरिजॉन्टल ट्रेस प्राप्त होता है। नोट में आपको याद रखना है, HP में हमेशा क्षैतिज अनुरेख तथा VP में हमेशा ऊर्ध्वाधर अनुरेख प्राप्त होता है। HP में क्या प्राप्त होता है? क्षैतिज अनुरेख, और VP में हमेशा ऊर्ध्वाधर अनुरेख प्राप्त होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 6 ओम और 12 ओम प्रतिरोधों वाली 5 कुंडलियों के संयोजन से प्राप्त होने वाले अधिकतम और न्यूनतम प्रतिरोधों का मान क्या होगा? अधिकतम और न्यूनतम प्रतिरोधों का मान क्या होगा? हमको ये बताना है। दोस्तों संयोजन का अधिकतम प्रतिरोध निकालना है तो हमको क्या करना होगा? इसे श्रेणी में जोड़ना होगा। तो सभी को श्रेणी में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 और 3 5, 5 4 9, 9 और 6 15, 15 और 12 27। 27 हमारा जो है ये श्रेणी में मान निकल के आएगा 27 ओम। अब देखिए 27 ओम कहाँ दिख रहा है आपको? 28 ओम तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता। अब ये तो ये होगा या तो ये होगा। और जब भी हमको न्यूनतम प्रतिरोध का मान निकालना होता है हम उससे क्या करते हैं? समांतर क्रम में जोड़ते हैं, क्योंकि समांतर क्रम में जो प्रतिरोध का मान आता है, तुल्य प्रतिरोध का मान जो आता है वो सबसे कम मान के प्रतिरोध से भी क्या आता है? कम आता है। अब इन सभी को हम क्या करेंगे? समांतर में जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/12, ये होगा। इसका एलसीएम लेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा? 12 ही आ जाएगा। 2 से काटेंगे 6 बार में 6 आ जाएगा। 3 से काटेंगे 4 बार में 4 आ जाएगा। 4 से 3 बार में 3 आ जाएगा। 6 से 2 बार में 2 आ जाएगा। 12 से तो 1 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 6 4 10, 10 3 13, 13 2 15, 15 और 1 16। तो ये आ जाएगा 16/12, 16/12। तो 1/r बराबर कितना आ गया? 16/12। तो r बराबर क्या आ जाएगा? 12/16 क्या आ जाएगा?
आएगा कि नहीं आएगा। अब काट देते हैं, 4 तिया 12, 4 चौ 16, 4 का पहाड़ा पढ़िए, 4 एकम 4 शून्यम शून्य, लगाए दशमलव, उतारे शून्य, 4 सते 28, मतलब 0.75 आएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। क्लियर, क्लियर हो गया यहाँ तक के। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रतिरोधों को समांतर क्रम संयोजन में संयोजित करने पर परिणामी प्रतिरोध डैश होगा। दोस्तों जब भी प्रतिरोध को हम समांतर क्रम में संयोजित करते हैं तो हमारा जो परिणामी प्रतिरोध आता है वो सबसे कम मान के प्रतिरोध से भी क्या आता है, कम आता है। तो सबसे कम प्रतिरोध से भी कम मान का प्रतिरोध हमको प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, प्रतिरोधों को समांतर क्रम में संयोजन में संयोजित करने पर या प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर परिपथ का कुल प्रतिरोध घट जाता है। भिन्न भिन्न प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर प्राप्त परिपथ की समतुल्य कुल परिणामी प्रतिरोध दिए गए प्रतिरोध में से सबसे कम वाले प्रतिरोध के मान से भी क्या होता है, कम होता है। मतलब मान लीजिए 1 ओम का, 2 ओम का, 4 ओम का, 5 ओम का, ये 4 प्रतिरोध आपको दिए गए हैं समांतर में जुड़े हुए। जब इसका समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे ना तो इसका मान जो है ना, इस सबसे कम मान के प्रतिरोध 1 ओम का मान सबसे कम है, इससे भी कम आएगा इसमें समांतर क्रम में। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। व्रत के व्यास को दर्शाने की सही विधि है, तो व्रत के व्यास को दर्शाने की सही विधि है ऑप्शन नंबर बी पाई 45। ठीक है, जहां पाई क्या है, व्रत के व्यास का चिन्ह है, और 45 क्या है, व्यास की माप है। ठीक है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन। नीचे दिए गए चित्र में छायांकित भाग क्या प्रदर्शित करता है, तो ये जो भाग है दोस्तों इसे हम क्या बोलते हैं, तो इसे हम बोलते हैं व्रतखंड। क्या बोलते हैं इसे हम, व्रतखंड। अगर इसी में इस प्रकार से दिया होता तो क्या बोलते हैं उसे हम, इस प्रकार से दिया होता, मान लीजिए इस प्रकार से दिया होता तो इसे हम बोलते हैं त्रिज्यखंड। ठीक है, तो ये क्या है अभी हमारा व्रतखंड है। एक जीवा तथा एक चाप से घिरे व्रत के क्षेत्र को व्रतखंड कहते हैं, अतः छायांकित भाग व्रतखंड को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रथम श्रेणी के लीवर में आलंब कहाँ स्थित होता है, तो FLE से याद रखिए, FLE से। प्रथम श्रेणी का पूछा है तो फलक्रम कहाँ होगा, बीच में होगा, तो फलक्रम बीच में होगा। तो आलम की बात की है, आलम की बात किया है तो मतलब आलम जो होगा वो कहाँ होगा, लोड और प्रयास के बीच में होगा, लोड और एफर्ट के बीच में होगा, ये क्या, फलक्रम मतलब आलम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन। तृतीय कोण प्रक्षेपण प्रणाली किस चतुर्थांश में स्थित होती है। दोस्तों तृतीय कोण प्रक्षेपण प्रणाली जो है ये किस में स्थित होती है, तो ये होती है तृतीय चतुर्थांश में। कहाँ पे, तृतीय चतुर्थांश में। तृतीय कोण प्रक्षेपण में वस्तु तृतीय चतुर्थांश में स्थित होती है। प्लेन्स पारदर्शी माने जाते हैं। प्रक्षेपकों के माध्यम से ग्लास बॉक्स के सभी प्लेन्स खोल सकते हैं और ड्राइंग पेपर पर चित्र की भांति क्रमशः वस्तु के 3 बिंब प्रदर्शित किए जा सकते हैं। ठीक है ना, तो तृतीय कोण प्रक्षेपण में प्रणाली जो है ये तृतीय चतुर्थांश में स्थित होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक लीवर में भार भुजा 50 सेंटीमीटर और प्रयास भुजा 100 सेंटीमीटर है। यांत्रिक लाभ ज्ञात कीजिए, तो यांत्रिक लाभ बराबर क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज बराबर ये होता है एफर्ट आर्म डिवाइडेड बाई लोड आर्म के। एफर्ट आर्म डिवाइडेड बाई लोड आर्म। एफर्ट आर्म कितनी है दोस्तों, 100 है। लोड आर्म कितनी है, 50 है। तो 50 से काट देंगे 2, तो हमारा यांत्रिक लाभ कितने निकल के आ जाएगा, 2 निकल के आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। कोई भी रेखा दोनों संदर्भ तलों के नहीं हो सकती, तो कोई भी रेखा दोस्तों दोनों संदर्भ तलों के लंबवत नहीं हो सकती, लंबवत नहीं हो सकती। दोस्तों कोई भी रेखा दोनों संदर्भ तलों के कभी भी लंबवत नहीं हो सकती। जब रेखा क्षैतिज तल के समांतर रहती है तो यह ऊर्ध्वाधर तल के लंबवत होती है, और जब यह रेखा ऊर्ध्वाधर तल के समांतर होती है तब यह क्षैतिज तल के कैसी होती है, लंबवत होती है। यह एक साथ दोनों के साथ समांतर हो सकता है, लेकिन यह रेखा कभी भी ऊर्ध्वाधर तल और क्षैतिज तल दोनों के साथ लंबवत नहीं हो सकती। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। आकृति में प्रदर्शित प्रक्रिया को पहचाने। ये जो आकृति है दोस्तों इसमें प्रक्रिया को पहचानना है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं चक्र संतुलन। क्या बोलते हैं इसे हम, चक्र संतुलन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों चित्र में प्रदर्शित संरचना ग्राइंडिंग व्हील की है, जैसे संतुलित किया जा रहा है। किसी भी ग्राइंडिंग व्हील को मशीन स्पिंडल पर लगाने से पूर्व उसे संतुलित करना आवश्यक होता है, अन्यथा संतुलन की थोड़ी सी भी कमी होने पर यह मशीन के बीयरिंग पर बहुत बुरा प्रभाव डालता है। इसका संतुलन पूर्ण रूप से जांचने के पश्चात ही इसे स्पिंडल पर फिट कर मशीन पर बांधा जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। दी गई लाइनों में सतत पतली जिगजैग लाइन कौन सी है, तो सतत पतली जिगजैग लाइन कैसी होती है, ऐसी फिर ऐसी, ये है सतत पतली जिगजैग लाइन। तो ऑप्शन नंबर डी वाली जो है गलत दी गई है थोड़ी सी, इसको सही कर लीजिएगा। इस प्रकार से होती है सतत पतली जिगजैग लाइन, ऐसी होती है, देखे होंगे आपने, ऐसी होती है।
ये होती है सतत पतली जिगजैग लाइन। तो ऑप्शन नंबर डी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों दीर्घ खंडक रेखाएं या जिगजैग रेखाएं पतली जो कि 0.3 mm की होती है तथा पैमाने द्वारा खींचकर बीच बीच से स्वतंत्र हाथ में जिगजैग बना देते हैं। ये रेखाएं आरेखन में टूटे हुए लंबे भागों को प्रदर्शित करने के लिए प्रयुक्त की जाती है। किसका प्रयोग? दीर्घ खंडक रेखाओं का प्रयोग। टूटे हुए लंबे भागों को प्रदर्शित करने के लिए इसका प्रयोग हम करते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। H ऊष्मा, I धारा, R प्रतिरोध और T समय के बीच सही संबंध क्या होता है? तो ऊष्मा बराबर क्या होता है? ऊष्मा बराबर होता है I स्क्वायर RT के। क्या होता है? I स्क्वायर RT। तो ऑप्शन नंबर सी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा के लिए सही सूत्र निम्न में से कौन सा है? तो विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा के लिए सही सूत्र जो है वो है ऑप्शन नंबर सी, H बराबर VIT। क्या है? H बराबर VIT। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि कोई तल HP और VP दोनों के समांतर हो तो इसका कौन सा दीप्ति चिन्ह प्राप्त होगा, मतलब ट्रेस प्राप्त होगा? दोस्तों यदि कोई तल HP और VP दोनों के समांतर हो तो कोई भी दीप्त चिन्ह प्राप्त नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों कोई भी कभी भी एक साथ दोनों तलों के साथ समांतर नहीं हो सकता, और जब भी तल किसी एक तल HP या VP के समांतर हो तो दीप्त चिन्ह प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि एक आयरन जिस पर 1000 वाट अंकित है को प्रतिदिन 3 घंटे चलाया जाता है तो उसके द्वारा 30 दिनों में उपयुक्त कुल ऊर्जा kWh में होगी। दोस्तों हमको कुल ऊर्जा के बारे में बताना है, kWh में होगी। तो kWh बराबर कुल ऊर्जा बराबर क्या होता है? वाट इंटू हावर इंटू डे डिवाइडेड बाई 1000 के। अब कितने वाट का है? 1000 वाट का है तो 1000 वाट। कितने घंटे चलाया जाता है? प्रतिदिन 3 घंटे चलाया जाता है। और बोला कितना कर गया? 3 दिन कितने हैं? 30 दिन है। 30 बटे 1000 कर देंगे तो 1000 से 1000 कट जाएगा, 30 या 90। तो 90 जो ऊर्जा होगी ना, 90 यूनिट की खर्च होगी kWh में। ठीक है, 90 kWh इसका राइट आंसर निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा वाला? ऑप्शन नंबर डी वाला। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 120 वाट के एक विद्युत लैंप का प्रतिदिन 8 घंटे उपयोग किया जाता है। लैंप द्वारा एक दिन में प्रयुक्त की गई ऊर्जा की यूनिट की गणना करें। एक दिन में पूछा है दोस्तों, हम जानते हैं प्रयुक्त ऊर्जा बराबर क्या होता है? वाट इंटू हावर इंटू डे डिवाइडेड बाई 1000। वाट कितना है? 120 वाट है। प्रतिदिन 8 घंटे चला जा रहा है और एक दिन की बात किया है तो एक दिन यहाँ रख देंगे, डिवाइडेड बाई 1000 कर देंगे। क्लियर? अब 1 0 से 1 0 कट गया, किससे काट दे? 4 से काट दे। 4 दूनी 8, 4 दुनिया 4 पंचे 20, 12 दूनी 24 बटे 25, 24 बटे 25। तो 25 शून्य शून्य लगाया दशमलव, 25 आठे 200, 25 9 225, कितना आएगा? 9.6 0.96 यूनिट जो है ऑप्शन नंबर ए वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। चित्र में दिखाए गए वायरिंग सर्किट डायग्राम में प्रयुक्त चिन्ह का नाम पहचानिए। दोस्तों ये जो है चिन्ह, इसका क्या नाम है? तो इसे हम बोलते हैं क्या? इसे बोलते हैं एग्जॉस्ट फैन। क्या बोलते हैं? एग्जॉस्ट पंखा जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, छत का पंखा, ये देखिए इस प्रकार से आपको सिंबल दी जाए। छत के पंखे का है। ब्रैकेट पंखे की बात करें तो ये सिंबल, ब्रैकेट पंखे की बात करें तो ये वाला सिंबल जैसे दिख जाए आपको ब्रैकेट पंखा। अगर इस प्रकार से सिंबल दिख जाए आपको तो ये क्या बोलेंगे? फैन बोलेंगे। ठीक है, छत का पंखा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 20 वोल्ट स्रोत से संयोजित एक विद्युत पंखे की शक्ति 10 वाट है। पंखे में प्रवाहित होने वाली धारा कितनी होगी? दोस्तों हमको शक्ति का मान दिया गया है, वोल्टेज दिया गया है और हमसे पूछा है धारा कितनी होगी। तो हम जानते हैं P बराबर क्या होता है? शक्ति बराबर V इंटू आई के होता है। होता है कि नहीं होता है? शक्ति कितनी दी गई है? 10 वाट दी गई है। V का मान कितना दिया गया है? 20 दिया गया है और I हमको निकालना है। तो क्या हो जाएगा? 10 बटे 20। तो क्या हो जाएगा? 1 0 से 0, तो 0.5 एम्पियर जो है धारा का मान निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब किसी विद्युत उपकरण के टर्मिनलों पर 50 वोल्ट का विभवांतर आरोपित किया जाता है तो उसमें 5 एम्पियर की धारा प्रभावित होती है। यदि विभवांतर को बढ़ाकर 110 वोल्ट कर दिया जाए तो उपकरण द्वारा ली जाने वाली धारा कितनी होगी? दोस्तों हमको बोला गया है कि 50 वोल्ट का विभवांतर जब आरोपित किया जाता है तो 5 एम्पियर की धारा प्रभावित होती है। तो हमको बोला है यदि विभवांतर को बढ़ाकर 110 वोल्ट कर दिया जाए तो उपकरण द्वारा ली जाने वाली धारा कितनी होगी? हम जानते हैं ओम के नियम के अनुसार V बराबर क्या होता है? आई आर के होता है। क्या होता है? V बराबर आई आर के। अब V का मान कितना था दोस्तों? पहले था 50 वोल्ट
आई का मान कितना था, 5 था, तो यहाँ से हम प्रतिरोध निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो ये कितने बार में जाएगा, 10 बार में। तो हमारा प्रतिरोध का मान कितना निकल के आ गया, 10 ओम निकल के आ गया। अब बोला गया है कि विभवांतर को बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 110 वोल्ट कर दिया जाए। अब विभवांतर को क्या किया गया, 110 वोल्ट। तो फिर वही फॉर्मूला लगाते हैं, V बराबर आई आर वाला। अब पहले विभवांतर कितना था, 50, अब 110 कर दिया गया। और अब हम यहाँ पे धारा का मान बताना है, और प्रतिरोध कितना है, प्रतिरोध तो 10 निकाले थे हमने। ठीक है, तो 10 से 10 कट जाएगा, तो आई हमारा कितना हो जाएगा, आई बराबर 11 एम्पियर निकल के आएगा। कितना, 11 एम्पियर। तो उपकरण द्वारा ली जाने वाली धारा जो होगी वो होगी 11 एम्पियर, ऑप्शन नंबर डी वाली। ठीक है, क्लियर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सर्किट डायग्राम में प्रयोग हुए चिन्हों को पहचानिए। ये जो चिन्ह है दोस्तों, इसे क्या बोलते हैं, तो इसे हम बोलते हैं रजिस्टर। क्या बोलते हैं, रजिस्टर बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ड्राइंग बोर्ड के उस भाग का नामांकन कीजिए जिस पर टी स्क्वायर के हेड का संयोजन किया जाता है। तो दोस्तों ड्राइंग बोर्ड का वह भाग जिस पर टी स्क्वायर के हेड का संयोजन किया जाता है उसे हम बोलते हैं एबोनी एज भाग। क्या बोलते हैं, एबोनी एज भाग बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। सुपारी काटने की मशीन किस प्रकार के लीवर का एक उदाहरण है। दोस्तों सुपारी काटने की मशीन जो है ये द्वितीय श्रेणी के लीवर का क्या है, उदाहरण है। किसके, द्वितीय श्रेणी के लीवर का। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। सेट स्क्वायर की भुजा गर्मी के प्रभाव से कभी कभी टेढ़ी हो जाती है, इसका सेट स्क्वायर पर क्या प्रभाव पड़ता है। दोस्तों सेट स्क्वायर की भुजा जो है ना, गर्मी में के प्रभाव से कभी कभी क्या हो जाती है, टेढ़ी हो जाती है। इसका सेट स्क्वायर पर प्रभाव ये पड़ता है कि कोनों में क्या आ जाता है, अंतर उत्पन्न हो जाता है। जो कोण होते हैं ना, इनमें क्या उत्पन्न हो जाता है, अंतर उत्पन्न हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब दो समान बल किसी निकाय पर और विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हो तो निकाय पर कार्य करने वाला बल बन जाता है। दोस्तों जब दो समान बल किसी निकाय पर और विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं तो निकाय पर कार्य करने वाला बल जो हो जाता है वो क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। मान लीजिए एक बल इस तरफ काम कर रहा है, एक बल इस तरफ काम कर रहा है। अब समान बल कार्य कर रहा है। मान लेते हैं इधर 5 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है, इधर 5 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है। अब दोनों जब एक दूसरे विपरीत दिशा में कार्य करेंगे, इधर खींचने की कोशिश करेगा इधर, तो समान बल जब एक दूसरे को आपस में एक दूसरे विपरीत दिशा में खींचेंगे तो क्या होगा, कार्य क्या होगा, शून्य तो होगा। ये भी नहीं खींच पाएगा उतना, ये भी नहीं, तो बराबर बराबर बल लगा रहे हैं दोनों तरफ, तो क्या हो जाएगा, कार्य हमारा शून्य हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जब दो समान बल किसी निकाय पर विपरीत दिशाओं में काम कर रहे हो तो निकाय पर कार्य करने वाला बल शून्य हो जाता है, क्योंकि दोनों विपरीत बल एक दूसरे को संतुलित करते हैं, इसलिए कोई बल कार्य नहीं करता। ठीक है, क्लियर है दोस्तों। तो दोस्तों ये थे आज के सारे क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।